नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक हो गए और खुश होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? गणित के अंदर हम लोग आज एक्सरसाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट की। और फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम होगा हमारा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो हम मेन बातें करेंगे वो बात करेंगे हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स पर, रेशनल और इरेशनल नंबर्स पर। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर, ये चैप्टर्स आप पिछली क्लासेज में भी अपना पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब इनके बारे में इतना डीप में नहीं है, केवल और केवल आपको रेशनल और इरेशनल पर फोकस करना है। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन यदि आप ध्यान लगा कर करेंगे तो बड़ा ही इजी हो जाएगा। ठीक है, आसानी से समझ में आएगा। देखिए, शुरू कर रहे हैं भाई। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो आपका पहला ही सवाल आपको देखने को मिलेगा वो है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो जो है एक रेशनल नंबर होता है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू, वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो? इन शॉर्ट, यदि मैं आपसे कहूं कि कोई भी नंबर आप कैसे बताएंगे कि रेशनल है? पहले आपको रेशनल नंबर्स के बारे में तो पता, अभी तो आप बताएंगे कि जीरो है या नहीं। या जीरो के अलावा भी कोई नंबर यदि आपको देकर पूछ लिया जाए कि ये रेशनल होगा या नहीं, तो आप उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज देखेंगे? एक रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हम कैसे उसको बोलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है? तो पहले रेशनल नंबर के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर जो है वो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। जैसा कि सवाल में भी कहा गया था कि क्या आप इसे p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? ठीक है, तो वे नंबर जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, कैन बी रिटन, विच कैन बी रिटन in the form of p बाई क्यू, जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, वो नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन सिर्फ इस एक कंडीशन से हम नहीं कह सकते कि ये रेशनल नंबर है। इसके बाद में तो हमारी सेकंड कंडीशन, p एंड क्यू आर इंटीजर्स। p और q जो हैं हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको आप कितना भी छोटा कर ले नंबर को, वो इंटीजर में कन्वर्ट होना चाहिए। न्यूमरेटर में भी एक इंटीजर आए, डिनोमिनेटर में भी एक इंटीजर आए, तभी आप उसको एक रेशनल नंबर बोल पाएंगे। और जो थर्ड कंडीशन होती है वो होती है क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, वो जीरो नहीं आना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो जाता है तो वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड कौन? जब क्यू जीरो हो। इफ क्यू इज इक्वल्स टू जीरो तो वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। वहां हम वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो रेशनल है, इरेशनल है, कंपोजिट है, क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, तो जिस भी नंबर के अंदर हम ये तीनों की तीनों कंडीशंस लगा पाए, जो नंबर इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता होगा उसी को हम एक रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने सवाल के ऊपर दोबारा से। सवाल कहता है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो जो है एक रेशनल नंबर है? पता नहीं भाई, आगे देखते हैं। कैन यू राइट इट इन p बाई क्यू फॉर्म?
क्या हम इसे p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? देखें, मेरे पास यदि 0 है, 0, ठीक है, क्या मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूं 0 इंटू 1? लिख सकता हूं। क्या मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूं 0 इंटू 5? क्या मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूं 0 इंटू माइनस ऑफ 5? तो भी तो 0 ही रहेगा, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 अपॉन में 1? तो आंसर क्या होगा? ये भी 0 ही होगा भाई, ये भी 0 ही होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 अपॉन 5? ये भी तो आंसर 0 ही होगा। यानी मैं 0 को कैसे भी लिखूं, कंडीशन है डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 ना हो। यदि डिनोमिनेटर 0 आया तो वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। हमने अभी रेशनल नंबर की कंडीशन में पढ़ा है कि जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकें वो एक रेशनल नंबर होगा। जहां पी और क्यू क्या होने चाहिए भाई? इंटीजर होने चाहिए, लेकिन क्यू 0 ना हो। पी और क्यू इंटीजर हो सकते हैं लेकिन क्यू 0 ना हो। क्यू 0 ना हो तो बात ठीक है, लेकिन यहां पी पर कोई बाउंडेशन नहीं है, पी 0 भी हो सकता है, ठीक है। क्यू 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा पी पर कोई बाउंडेशन नहीं है, पी जो है आपका 0 भी हो सकता है। तो इस सवाल पर यदि आप आते हैं तो देखिए यहां आपका न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं। तो डिनोमिनेटर में यदि मैं कोई वैल्यू रखता हूं, कोई इंटीजर रखता हूं, तो भी ओवरऑल तो आंसर 0 ही मिलेगा। यानी कि 0 को P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये बात आ रही है समझ में? 0 को P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P एंड क्यू आर इंटीजर्स। यहाँ P और क्यू इंटीजर है या नहीं? भाई 0 जो है, 0 एक इंटीजर है या नहीं है? 0 एक इंटीजर है या नहीं है? इंटीजर होंगे हमारे 1 2 3 4 अप टू सोन, फिर 0 -1 -2 -3 एंड अप टू सोन। ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। क्या 0 इनमें इंक्लूडेड नहीं है? बिल्कुल है। तो 0 भी यहां पर आ सकता है भाई P की जगह पर। और Q यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, वो पहले ही मना कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? यस 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर, we can write it in the form of P by Q, in the form of P by Q such as कैसे 0/1 0/2 0/3 एटसेट्रा। इस तरीके से हम इसको P by Q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, where P and Q are integers, where P and Q are integers and Q no is equal to 0। तो 0 रेशनल नंबर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई। नेक्स्ट में बता रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आने वाले 6 रेशनल नंबर आपको बताने, ठीक है। देखिए जैसे ही हम अपनी नंबर लाइन को पढ़ते हैं, वहां हमारे पास नंबर्स होते हैं भाई 0 1 2 3 4, इधर -1 -2, इस तरीके से हमारे पास नंबर लाइन होती है। तो ये जो हमारे इंटीजर्स हैं, ये भी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनके भी डिनोमिनेटर में इंटीजर लगाया जा सकता है, दैट इज 1।
ठीक है, कोई 4 को लिखा जा सकता है 4/1, -2 को लिखा जा सकता है -2/। तो क्या कहा, -2 को मैं ये लिख पाया है, पी बाई क्यू फॉर्म है, पी बाई क्यू फॉर्म है, पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है। तीनों कंडीशन लग रही है, इसका मतलब -2 क्या हुआ, एक रेशनल नंबर। ऐसे ही 4, तो जितने भी मेरे पास इंटीजर्स हैं सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ जो बात बताना है, यहाँ ये बताना है कि 3 और 4 दो नंबर हो गए मेरे पास, दैट इज ये और ये। इनके बीच में आपको ये गैप दिख रहा होगा, इनके बीच में आपको ये गैप दिख रहा होगा, इसमें के अंदर भी हमारे बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे अब 3 से 4 तक यदि मुझे जाना है, यदि 3 से 4 तक मुझे जाना है तो मैं लिख सकता हूं भाई 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे कर करके जाऊंगा। ठीक है, लास्ट में आएगा भाई 3.9 और उसके बाद में बात आएगी 4.0 दैट इज 4। ठीक है, ये तो हुआ 3 से लेकर 4 तक के बीच में पॉइंट्स। कब, जब मैंने डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट ली है, जब हमने डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट ली है तो मेरे पास 3 से लेकर 4 के बीच में 9 पॉइंट्स बने। ठीक है, 9 वैल्यूज बनी। अब यदि मैं इसका पॉइंट हटाना चाहूं भाई, देखो 3.1 को मैं लिख सकता हूं 31/10। ये छोटी क्लासेस में सीखते हैं डेसिमल रिमूवल, डेसिमल को कैसे हटाते हैं, कैसे हटाते हैं। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतनी जीरो नीचे लगानी है, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतनी जीरो आप नीचे लगाएंगे और आगे 1 लगा देना है। ठीक है, ताकि वो जीरो केवल जीरो ना रहे। तो 3.1 को ऐसे लिखा जा सकता है। अब 31 एक इंटीजर है, 10 एक इंटीजर है। ठीक है, 10 नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो तीनों के तीनों कंडीशन हमारी लग पाई कि 3.1 को p बाई क्यू फॉर्म में भी लिखा गया, p और क्यू इंटीजर्स भी हुए और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 भी हुआ। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ऐसे ही हर एक वैल्यू के इन 9 की 9 वैल्यूज के डेसिमल्स हम रिमूव कर सकते हैं भाई। और सारी वैल्यूज कहाँ हैं, 3 और 4 के बीच में। ये बात समझ में आ रही है? सारी वैल्यूज कहाँ हैं, 3 और 4 के बीच में। यानी कि इस सवाल का यदि जवाब पूछा जाए तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, ये 6 नंबर्स मेरे पास आ गए। लेकिन जरूरी नहीं है कि सवाल एज इट इज आए या फिर आपको जो दिया गया उसके बीच में 6 ही नंबर पूछे जाए। हो सकता है आपसे 6 की बजाय 60 पूछ ले, 70 पूछ ले। ठीक है, तो जब वैल्यूज इंक्रीज करेगा तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक डेसिमल के बाद एक डिजिट और इंक्रीज कर लेना। जैसे ही यहां पर डेसिमल के बाद डिजिट इंक्रीज होगी तो वैल्यू कितने तक जाएंगी, 99 तक जाएंगी। कैसे, इसको मैं लिख पाऊंगा फिर 3.01, डेसिमल के बाद अब 2 डिजिट्स हो गई, फिर 3.02, फिर 3.03 और ऐसे कर करके ये वैल्यू जाएंगी 3.99 तक। और इनको भी आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है, इनको भी आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे। यदि इससे भी ज़्यादा चाहिए आप एक डेसिमल और इंक्रीज कर लो, एक डिजिट और इंक्रीज कर लो। ठीक है, तो किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं भाई। आप कितने भी नंबर बता सकते हो 2 रेशनल नंबर्स के बीच में,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए कैसे निकालने। डेसिमल के बाद डिजिट्स इंक्रीज करते जाएं, आपकी वैल्यू आती चली जाएगी। ठीक है, इसी सवाल को यदि दूसरे तरीके से, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ना करो, डायरेक्ट केवल ये हो कि भी आंसर ही निकालना है, तो सिंपली आपने क्या करना है, जैसे आपको नंबर दिया गया है 3 एंड 4, 3 और 4 मुझे नंबर दिया गया है, इसके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6। कितने निकालने हैं, 6। तो 6 से एक ज्यादा कर लो, 6 से एक ज्यादा कर लो, कितना हो जाएगा, 7। 7 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। रीजन, क्योंकि यदि आप केवल मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का बन जाएगा 21, उससे हमारी स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगी। लेकिन हमें वैल्यू ऐसी लेनी है जो 3 की 3 ही रहे, तो इसको थोड़ा सा बस मॉडिफाई कर रहे हैं, ये हो जाएगी 21/7। देखिए आप जब इसको काटेंगे तो ऑटोमेटिक आपको यही वैल्यू मिलेगी 3। ठीक है, यही काम यहां करना है भाई, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये कितना हो जाएगा, 28/7। क्लियर है, 28/7। और बस अब आपको दिख ही गया होगा, ये है 21/7, ये है 28/7, इनके बीच की टर्म्स बतानी है। तो 21 से तो बड़ी और 28 से छोटी, दैट इज 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7 एंड 27/7। ये लीजिए, 6 की 6 टर्म्स जो हैं इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है। यहां हमने वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया था 10 से, स्कूल्स में भी 10 से ही कराते हैं, लेकिन कंसेप्ट कहीं कहीं बताते हैं। ठीक है, स्कूल में भी 10 से ही कराते हैं डायरेक्ट, लेकिन अगर नंबर इंक्रीज कर दिए जाएं तो क्या करोगे। ठीक है, तो कंसेप्ट पर फोकस करें, जितने नंबर चाहिए हैं उससे ज्यादा नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। हाँ, यदि इनका डिफरेंस ज्यादा हो, मान लिया क्वेश्चन है आपका 3 एंड 7 के बीच में बताएं, 3 एंड 7 के बीच में बताएं कोई 6 नंबर, तो क्या करना है आपने, देखिए पहले इनका डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितना है, 4। इनका डिफरेंस कितना है, 4। आपको नंबर चाहिए हैं 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, केवल आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि बीच में नंबर कितने आ जाएंगे, 8। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो गया 6/2 और ये हो गया 14/2। अब इनके बीच की वैल्यूज निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जितने का है उतने से मल्टीप्लाई, इनका गैप भी मायने रखता है भाई। यहां सिंगल था, इनका गैप 1 था, तो 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है, इसलिए यहां पर हमने वैल्यू 7 ली। 6 चाहिए थे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, लेकिन मुझे एक ज़्यादा लेना होता है। उसका रीज़न ये है, लास्ट वाली वैल्यू काउंट नहीं होती, क्योंकि बिटवीन के नंबर्स बताने होते हैं, बीच के। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, सम नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5। अब की बार क्या किया गया है, आपको रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर अलग कर दिया गया, तो करना क्या है, डिनोमिनेटर को सेम कर देना बस। ठीक है, देखो मेरे पास नंबर है भाई 3/4 और 4/4। सबसे पहला काम है डिनोमिनेटर को सेम करें। अब डिनोमिनेटर को सेम करने का क्या तरीका है, या तो आप इनका एलसीएम निकाल लें, डिनोमिनेटर्स का 4 का एंड 5 का, या तो आप एलसीएम निकाल लें, या फिर डायरेक्टली इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड, उससे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। देखिए, यदि इस टर्म को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले तो वैल्यू कितनी आएगी, 15/20। ठीक है,
और यदि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें 4 से तो ये आएगी भाई 16/20। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब देखिए यहां पर 15/20 और 16/20 में डिफरेंस कितने का है? देखो डिनोमिनेटर अब सेम हो गया, वो डिफरेंस कितने का है? 1 का। और मुझे चाहिए कितने नंबर? 5। कितने नंबर चाहिए? 5। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे? किससे करेंगे? 6 से। एक नंबर ज्यादा लेना, ठीक है, एक नंबर ज्यादा लेना है। या फिर यहां डिनोमिनेटर अलग है भाई पहले ही, आप डायरेक्ट शॉर्ट नंबर से भी कर सकते हो, क्योंकि ऊपर का है लेकिन नीचे तो 20 भी है, तो नंबर्स ऑटोमेटिक इंक्रीज होते चले जाएंगे। 15/20 को देखो, 15/20 को हम लिख सकते हैं 15 6 जा 90 और 26 जा 120, ठीक है। और यहां से नंबर आया 16/20 को हम लिख सकते हैं 6/6 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 96/120। क्लियर है भाई? 3/4 से हमने बनाया 15/20 और 4/5 से बनाया 16/20। अब वहां से हम वैल्यू और बढ़ा रहे हैं आगे, क्योंकि हमें जितना गैप चाहिए था 5 का वो नहीं मिला। वो गैप बढ़ाने के लिए हम अपने नंबर्स को फिर से बढ़ा रहे हैं, ये 6 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहां आ गया 90 और यहां आ गया 96। अब इनके बीच की वैल्यूज आप बता सकते हैं इजीली, ठीक है, एक्यूरेटली। क्या क्या वैल्यूज आएंगी भाई? 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5 आर क्या है? 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 एंड 95/120। 5 पूछे थे, अभी 5 ही आएंगे, ठीक है। ज्यादा चाहिए तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाली नंबर को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? कर पाएंगे वैसे सवाल? आगे देखिए नेक्स्ट, यहां कुछ क्वेश्चंस है भाई। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको यह बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने आंसर्स के लिए आपको रीजन भी देना है, यानी कि समझाना भी है कि कैसे, ठीक है। फर्स्ट देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? भाई जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं वे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं भाई 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे चलते जाते हैं, आगे तक काउंटिंग चलेगी। और जो होल नंबर्स होते हैं भाई, और जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। यहां बोला है एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि हर एक जो नेचुरल नंबर है वो एक होल नंबर होता है। भाई नेचुरल नंबर्स को उठाकर होल नंबर में रखो, क्या एडजस्ट हो जाएगा? जो नेचुरल नंबर हैं क्या उनको एज इट इज उठाकर होल नंबर्स में रख दें तो क्या होल नंबर्स को कोई परेशानी होगी? नहीं होगी, क्योंकि सेम नंबर्स तो यहां पर पहले ही हैं, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये क्या हो जाएगा भी आपका ट्रू, ठीक है। बिकॉज यदि आप रीजन भी लिखना चाहें तो बिकॉज whole numbers is the collection of
all natural numbers is the collection of all natural numbers including zero होल नंबर क्या होता है? नंबर्स का कलेक्शन होता है जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं और एक एक्स्ट्रा जो आता है वो होता है जीरो। ठीक है, सेकंड पार्ट पर चलते हैं भाई। सेकंड देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब बोल रहा है कि हर एक जो इंटीजर है वो होल नंबर होगा। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स भाई, इंटीजर्स होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 2। सारी नेगेटिव वैल्यूज, सारी पॉजिटिव वैल्यूज एंड इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज भी, पॉजिटिव वैल्यूज भी और जीरो भी, ये सारा का सारा जो एक सेट होता है, जो कलेक्शन होता है, वो इंटीजर्स कहलाता है। अब यह कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर यानी कि ये सारा का सारा सेट होल नंबर में एडजस्ट हो जाएगा। देखो भाई आप उठा के, यदि इस सारे के सारे सेट को होल नंबर के अंदर रखें तो क्या होल नंबर इसको एडजस्ट कर लेगा? क्या होल नंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? होगी, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये एक्स्ट्रा है। होल नंबर्स इतने को तो डाइजेस्ट कर लेगा, इतने को तो अपने पास रख लेगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको नहीं रख पाएगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज को। तो इसलिए ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल स्क्वायर्स, फॉल्स हो जाएगा भाई। सेकंड पार्ट ठीक है, बिकॉज whole numbers not negative values। होल नंबर्स के पास जो है नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती है, इसलिए वो इंटीजर्स की नेगेटिव वैल्यूज को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फिर लास्ट है भाई, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर होगा, ये बात भी बतानी ही पड़ेगी। आप बताएं, रेशनल नंबर की कंडीशन क्या थी भाई? रेशनल नंबर की कंडीशन थी कि p बाई क्यू फॉर्म में हो। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम तो यही आ गई भाई। रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन होल नंबर तो एक कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है, होल नंबर तो कंप्लीट नंबर होता है। तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, ये भी फॉल्स होगा भाई। बिकॉज बताओ भाई ये कैसे? रेशनल नंबर होल नंबर, हर रेशनल नंबर जो है होल नंबर नहीं हो सकता। रीजन, होल नंबर्स में, या फिर आप सीधा लिखें, बिकॉज होल नंबर्स are complete numbers, not having decimal values या decimal और values। ठीक है, कि जो होल नंबर होता है वो ना तो फ्रैक्शनल वैल्यूज को रखते हैं, ना ही डेसिमल वैल्यूज को। होल नंबर्स में कंप्लीट नंबर्स ही आएगा। ठीक है, इसके बाद भाई, ठीक है, आपकी जो है फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज को आप रिवाइज कीजिए, इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट में डाल दीजिए।
ठीक है, नमस्कार, जय श्री राम।